हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का यूनाइटेड नेशन में क्या रोल है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। एज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, कंट्रीब्यूशन एंड रोल ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी प्रोग्राम्स आर रिमार्केबल वन। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 वर्ड्स को आप लोग सबसे पहले गौर कीजिए। सबसे पहले ये यूनाइटेड नेशन क्या है, फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन का क्या गोल है, जो कि यूनाइटेड चार्टर में लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन कि इवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज्ड एजेंसी में क्या क्या आते हैं और उनके क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, इन सभी को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जैसे चैप्टर 1 में इसके पर्पस और प्रिंसिपल्स को बताया गया है। चैप्टर 2 में इसके मेंबरशिप को बताया गया है। चैप्टर 4 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बताया गया है। चैप्टर 5 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चैप्टर 6 में पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मीन्स जो भी डिस्प्यूट्स होंगे दो नेशंस के बीच, जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, उनके बीच के डिस्प्यूट्स को किस तरह से सेटल किया जाएगा। चैप्टर 8 में रीजनल अरेंजमेंट्स। चैप्टर 10 द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में है। चैप्टर 13 में ट्रस्टशिप काउंसिल। चैप्टर 14 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड चैप्टर 15 में द सेक्रेटेरिएट, इनके बारे में बताया गया है। हम इन सभी को ब्रीफली इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग यूनाइटेड नेशन को समझिए कि यूनाइटेड नेशन क्या होता है। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कि मेन पर्पस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। ये हुई पहली बात। एंड सेकेंड वन कि इसका क्या पर्पस है। जो मैंने यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात की, यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 1 में यह लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्स है कि ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। सेकेंड वन कि जितने भी स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, उनके बीच फ्रेंडली रिलेशन को स्टेब्लिश करने में यूनाइटेड नेशन मदद करेगी। थर्ड वन कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उनको पीसफुली रिजॉल्व करेगी। एंड फोर्थ कि ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करना है एंड उनको प्रोटेक्ट करना है। एंड आप देखिए, जो मैंने आपको बताया कि चैप्टर 1, तो ये आपने पर्पस पढ़ लिया और उसके प्रिंसिपल्स को हमने ब्रीफली देख चुके हैं। अब चैप्टर 2 में इसका मेंबरशिप्स को बताया गया है, मीन्स कौन कौन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हो सकते हैं। तो आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस के कि एनी कंट्री विलिंग टू परस्यू दीज ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी कंट्री जो इन ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करना चाहता है, ही कैन बी ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, एंड विच वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि यूनाइटेड नेशंस क्या परफॉर्मेंस है आज तक। चूँकि हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस एक तरह से वर्ल्ड वार 2 के बाद बना ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। और इससे पहले लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड वार 1 में लीग ऑफ नेशन को बनाया गया, लेकिन ड्यू टू मेनी रीजन्स ये एक तरह से अनसक्सेसफुल हो गया। और वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। तो क्या यूनाइटेड नेशन उस समय से लेके जब से ये एग्जिस्टेंस में आया है से अभी तक के क्या ये सक्सेसफुल रहा, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि यूनाइटेड नेशंस के अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो यूनाइटेड नेशंस को इस तरह से आप जज कर सकते हैं कि वो एक तरह से ह्यूमंस के लिए वो किस तरह से काम किया है और ह्यूमंस को मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किस तरह से बचाया है, किस तरह से सेव किया है, वो कितना एक्सटेंट तक बचाया है। इस लेवल के आधार पर आप यूनाइटेड नेशन को जज कर सकते हैं कि जो भी ह्यूमंस है, जो भी इंसान है, और जो भी इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट को भी ले सकते हैं, इंसान को ले सकते हैं, एनिमल्स को ले सकते हैं, उनको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से कितना हद तक बचाया है यूनाइटेड नेशन। तो मैं आपको कोल्ड वार की कहानी बताना चाहता हूँ। अगर आप कोल्ड वार को ले और कोल्ड वार के पीरियड को आप लोग एनालिसिस कीजिएगा, तो ओनली 1 टाइम्स ही यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया है। जैसे कि जब आपको पता होगा कि 1950 में कोरियन वार्स हुआ, और उस कोरियन वार के दौरान यूनाइटेड नेशन ने अपनी मिलिट्री को एक तरह से वहाँ पे डिप्लॉय किया और उसको एक तरह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से उसको बचाया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट्स जो कि कोल्ड वार के दौरान हुए, जैसे क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस 1962, इसके अलावा आप
सोवियत यूनियन का इन्वेंशन ले लीजिए, हंगरी पे किया गया, चेकोस्लोवाकिया पे किया गया, अफगानिस्तान पे किया गया, लेकिन इन सभी पे यूनाइटेड नेशन ने किसी तरह की एक्शंस नहीं लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग कोल्ड वार यूनाइटेड नेशन किस तरह से फंक्शन कर रहा होगा। ओनली वन टाइम्स ड्यूरिंग कोरियन वार इन 1950 यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेन किया, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बताया 3 केसेस। फर्स्ट वन इज क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस 1962, और जब सोवियत यूनियन ने हंगरी पे इन्वेजन किया 1956 में, जब चेकोस्लोवाकिया पे इन्वेजन किया 1969 पे, एंड जब अफगानिस्तान पे इन्वेजन किया 1979 में। इन सभी में उन्होंने किसी तरह के मिलिट्री इंटरवेंशन की बात नहीं की, कुछ तरह का इस तरह के कोई भी उन्हें प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया। इसके बाद आप समझिए इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था। आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग कोल्ड वार आपको पता होगा कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर के बीच एक तरह से वार चल रहा था। ये वार कैसा था? आइडियोलॉजिकल वार था, ठीक है, कि यूएसए कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा था एंड यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म के पॉलिसी पे काम कर रहा था। एंड सारे कंट्री, ये दोनों कंट्री चाहते थे कि विश्व के जितने भी कंट्रीज है वो हमारे आइडियोलॉजी को फॉलो करें। कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था यूएसए, वही यूएसएसआर जो है वो एक तरह से सोशलिज्म को फॉलो कर रहा था। यूएसए जो है वो लिबरलिज्म की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। लेकिन आप समझिए इस दौरान वीटो पावर, मैंने आपको बताया होगा और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा या नहीं होगा तो मैं इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन दोनों चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और इसी नॉन परमानेंट मेंबर में रिसेंटली इंडिया को एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया। इस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन ये जो P5 में बात कर रहा हूँ, परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, इनके द्वारा वीटो पावर का बहुत ही ज़्यादा यूज किया गया, फ्रीक्वेंटली यूज किया गया है। जैसे आप अगर एक तरह से एनालाइज कीजिएगा तो 1945 से आप ले लीजिए 1990, मीन्स कोल्ड वार के ख़त्म होने तक अगर आप वीटो पावर को यूज कीजिएगा तो 193 टाइम्स, 193 टाइम्स वीटो पावर्स को यूज किया गया है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि जब भी बात परमानेंट मेंबर्स के इंटरेस्ट की आती थी तो वो वीटो पावर्स को यूज कर लेते थे। ये तो पहली बात हुई। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 47 में मिलिट्री स्टाफ कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। यूनाइटेड चार्टर के आर्टिकल 47 में ये प्रोविजंस दिया गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल के एक सब्सिडरी बॉडी की तरह मिलिट्री स्टाफ कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। लेकिन P5 मेंबर्स ने, यूनाइटेड नेशंस के P5 मेंबर जो परमानेंट 5 मेंबर्स थे, उन्होंने कभी भी इसको एक तरह से इसमें रेजिस्टेंस किया है और इस मिलिट्री स्टाफ कमेटी को एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने दिया। ये तो मैं आपको बता रहा था कि ड्यूरिंग कोल्ड वार, ये कोल्ड वार के दौरान की मैं आपको बात बता रहा था कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन एक तरह से अनसफिशिएंट था। मीन्स उनका काम करने का तरीका आप देख सकते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में उन्होंने कुछ नहीं किया, सोवियत यूनियन जब ये हंगरी पे इन्वेंशन किया, चेकोस्लोवाकिया पे इन्वेंशन किया, अफगानिस्तान पे इन्वेंशन किया, उस समय भी नहीं किया। सिर्फ 1950 में कोरियन वार के दौरान किया। उन्होंने बार बार P5 मेंबर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए वीटो पावर का यूज किया और मिलिट्री स्टाफ कमेटी को भी, जो कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 47 में लिखा गया है, उसको भी उन्होंने एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने दिया। अब हम लोग पोस्ट कोल्ड वार की बात करते हैं। बहुत सारे थिंकर्स कहते हैं, आप समझिए कि पोस्ट कोल्ड वार जब आया, जब एक तरह से ये कोल्ड वार का टेंशन खत्म हुआ और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक तरह से सुपर पावर की तरह इमर्ज हुआ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ओनली एक तो पहला हमने पढ़ा कोरियन वार, और उसके बाद जब गल्फ वार 1991 में हुआ, 1991 में गल्फ वार के दौरान ही उन्होंने एक तरह से सक्सेसफुली मिलिट्री इंटरवेंशन किया। इसके अलावा उन्होंने अपने इतिहास में अभी तक आप बात करें कुछ खास मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया है। ये तो जब गल्फ वार में यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया तो लगा, सभी लोगों को लगा, सभी कंट्रीज़ को लगा कि हाँ, यूनाइटेड नेशन अब पोस्ट कोल्ड वार एक तरह से सक्सेसफुली वर्क करेगी। एंड इस दौरान अब देखा गया कि वीटो पावर जो भी P5 कंट्रीज वीटो पावर लगा देती थी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में, उसमें भी एक डिक्लाइन नजर आया। लेकिन कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ते गया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इराक पे इन्वेजन कर दिया, इराक पे। और इस इराक के इन्वेजन में भी यूनाइटेड नेशंस ने कुछ ऐसा प्रोमिनेंट रोल नहीं किया। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने उस तरह का कोई ऑपोजिशन, एक क्रिटिकल, जिसको बोल सकते हैं ना कि एक क्रिटिक्स के तौर पे वहाँ पे कुछ
नहीं दिखाया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रहा है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का रोल आप इस तरह से, आप एक तरह से अगर आप पॉजिटिव वे से देखिएगा तो यूनाइटेड नेशन का रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया और ये एक तरह से अनसक्सेसफुल हो गया। और इसकी ड्यू टू दिस रीजन आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वार टू भी हैपेंड हुआ। एंड वर्ल्ड वार 2 के बाद ये यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जब से यूनाइटेड नेशन बना है तब से वर्ल्ड वार 3 नहीं हुआ है, इस तरह की कोई ग्लोबल वार नहीं हुई है। तो ये एक आप तरह से यूनाइटेड नेशन का सुप्रीम अचीवमेंट कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन बनने के बाद किसी तरह की ग्लोबल वार या वर्ल्ड वार 3 नहीं हुआ है। और आप समझ सकते हैं बहुत सारे रियलिस्ट थिंकर है वो ये भी कहते हैं कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार क्या हुआ है कि एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ टेरर बना रहा, किसके बीच? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर के बीच। ड्यू टू दिस रीजन बहुत सारे इंसिडेंट्स जो है वो नहीं हुए, वर्ल्ड वार 3 का जो है एक तरह से ग्लोबल वार फिर से नहीं छिड़ा है। तो बहुत सारे रियलिस्ट थिंकर इसके लिए यूनाइटेड नेशन को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं कि यूनाइटेड नेशन का ये उपलब्धि नहीं है। किसका उपलब्धि है? बहुत सारे रियलिस्ट थिंकर कहते हैं कि ये जो उपलब्धि है ये ऑटोमेटिक है ग्लोबल ऑर्डर में, क्योंकि दो सुप्रीम पावर उभर के सामने आए थे ड्यूरिंग कोल्ड वार, एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड दूसरा यूएसएसआर, तो जिसके कारण बैलेंस ऑफ पावर बना रहा। और इस बैलेंस ऑफ टेरर जो मैंने आपको वर्ड कहा उसका एक तरह से आप अगर पॉइंट देखिएगा तो लिस्टर पियर्सन, ये अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे, उनके द्वारा किया गया। तो हम लोगों ने अभी तक यूनाइटेड नेशंस के रोल को समझ लिया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पहला रोल और सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अभी तक कोई दूसरा ग्लोबल वार उसके बाद नहीं हुआ है, ये तो पहला हुआ। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी चलाए और इससे बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड को बेनिफिट्स हुआ। जैसे आप अगर समझिएगा तो आर्टिकल चैप्टर 6, आप चैप्टर 6 को पढ़िए तो चैप्टर 6 में लिखा हुआ है कि पैसिफिक सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, ये फर्स्ट हुआ। एंड सेकेंड, यूनाइटेड नेशन के अगर चार्टर 7 पे आप पढ़िएगा, इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ, आप सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन के चार्टर 7 में लिखा हुआ है कि उसमें जो भी टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू मिलिट्री एक्शंस। मीन्स पहला जो है, जो आपने चैप्टर 6 पढ़ा, चैप्टर 6 में जो भी रिजोल्यूशन डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन किया जाएगा वो बाय मीन्स ऑफ नेगोशिएशन किया जाएगा, बाय मीन्स ऑफ मेडिटेशन किया जाएगा। लेकिन चैप्टर 7 में जो एक तरह से डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन किया जाएगा वो मिलिट्री एक्शंस के थ्रू किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस दो तरीका से यहाँ किया जा रहा है। और आप अगर 1948 टू 2009 के बीच आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो 65 पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूनाइटेड नेशंस द्वारा किए गए हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशन के परफॉर्मेंस की बात करें तो दो तरह से वो परफॉर्म किया जाता है। पहला है क्लासिकल पीस कीपिंग ऑपरेशंस, जिसमें कि दोनों देशों के बीच आप समझ सकते हैं कि एक तरह से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे आप समझिए कि मान लीजिए कि 2 कंट्रीज है और 2 कंट्री के बीच जो है एक तरह से वार की कंडीशंस हो गए या दोनों के बीच टेंशंस क्रिएट हो गए, डिस्प्यूट्स हो गए, तो यूनाइटेड नेशंस क्या करेगी, अपनी एक तरह से आप समझिए कि अपनी मिलिट्री जो है वो इनके बीच एक तरह से ये स्टेब्लिश कर देगी। लेकिन ये जो मिलिट्री है ये तभी वेपन का यूज़ करेगी, ये वेपन्स का यूज जनरली नहीं करेगी। कब वेपन्स का यूज करेगी? तब वेपन्स का ये यूज करेगी जब सेल्फ डिफेंस की बात हो, ठीक है। अदरवाइज ये एक तरह से वेपन्स का यूज नहीं करेगी। एंड सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मिलिट्री पर्सनल्स होंगे वे मेजर पावर्स जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, मीन्स जो बड़े मेजर पावर्स हैं उनके नहीं होंगे, ये डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया इनके होंगे, जिसके कारण जैसे आप समझ सकते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट भी और इनका एक तरह से यूनाइटेड नेशन में इनका भी योगदान रहेगा। आप समझ रहे हैं ना। तो ये एक तो बात हो गई कि क्लासिकल पीस कीपिंग ऑपरेशन जिसमें कि यूनाइटेड नेशन अपने मिलिट्री पर्सनल्स को डिप्लॉय कर देगी जहाँ भी टेंशन्स हो गए और इसमें कोई मेजर पावर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे इसमें। और आप समझिए इस तरह के यूनाइटेड फोर्सेस को ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है। यदि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आए कि ब्लू हेलमेट्स किससे रिलेटेड है तो ब्लू हेलमेट्स यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग ऑपरेशन का और एक तरीका है जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल भी कर सकते हैं, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। इसमें क्या करती है कि ये पीस इन्फॉर्मेशन के लिए और ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए यूनाइटेड नेशन जो है वो एक तरह से फोर्स का भी यूज़ करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी यूनाइटेड नेशंस का बहुत ज़्यादा योगदान है।
आप ये चीज़ को भी समझिए कि पीस कीपिंग ऑपरेशन यूनाइटेड चार्टर में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आप ये टर्म जो पीस कीपिंग है ये यूनाइटेड चार्टर के कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशंस के पास है, और इसी के लिए उन्होंने पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है वो चलाना स्टार्ट किया। और आज चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 मैंने आपको बताया यहाँ पे कि चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 में आपको इसके जो भी डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने का तरीका आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गई पहली बात। अब हम लोग यूनाइटेड नेशंस के कुछ स्पेशलाइज एजेंसी को देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। यूनेस्को का एस्टेब्लिशमेंट 1946 में किया गया। आप लिख सकते हैं 1946 में किया गया, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, पेरिस जो कि फ्रांस में है। सेकेंड आप देखिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका एस्टेब्लिशमेंट भी 1946 में किया गया। एंड इसका हेडक्वार्टर आप अगर देखिएगा तो आप समझिए, सबसे पहला चीज़ आप समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन का ये जो यूनिसेफ का बॉडी है इसका क्यों इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया ताकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो ओमेन एंड चिल्ड्रन, आप देखिए इसमें दो वर्ड मिलेगा, एक तो वो चिल्ड्रन दिखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें ओमेन्स भी हैं। मीन्स ओमेन्स एंड चिल्ड्रन के कंडीशंस को एक तरह से इम्प्रूव किया जाए और उनको एक तरह से हेल्प प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया यूनिसेफ का। एंड आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो आप बोल रहे हैं, यूनिसेफ की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको 1953 में यूनाइटेड नेशन सिस्टम में इसको एक तरह से पार्ट बनाया गया। थर्ड वन आप देख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट 1948 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फोर्थ देख सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर एजेंसी, FAO। फूड एंड एग्रीकल्चर एजेंसी की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1945 में किया गया। एंड इसका हेडक्वार्टर इटली, रोम में है। रोम आपको पता होगा, इटली का शहर है रोम, उसमें इसका एक तरह से हेडक्वार्टर है। फिफ्थ आप देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। IAEA का एक तरह से आप मेन वर्क से देखिएगा तो न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मैनेज करना, ये इसका मेन वर्क है। एंड ये एक तरह से यूनाइटेड नेशन की तरह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको एस्टेब्लिशमेंट 1957 में किया गया। कितना में किया गया? 1957 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। एंड इसकी हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में है। ये तो आप समझ सकते हैं। और इस IAEA को एक तरह से नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। IAEA और इसके फॉर्मर डायरेक्टर मोहम्मद अल बरदुई, इनको जो है नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला। इसके बाद आप देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। इसका एम जो भी इंटरनेशनली वर्ल्ड के वर्कर्स है और लेबर से उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1919 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सलाई के द्वारा। ठीक है, वर्सलाई की संधि के बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में, मैं लिख रहा हूँ 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिला। तो आप लोगों ने इतना देख लिया। एंड लास्ट वन हम लोग देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो। इसके अलावा और बहुत सारे इसके स्पेशलाइज एजेंसी है, लेकिन मैं आपको जो मेन स्पेशलाइज एजेंसी है उनको बता रहा हूँ। जैसे कि एक आप ले सकते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1865 में किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे यूनिट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1966 में किया गया। एंड इसका अगर आप हेडक्वार्टर की बात करें तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो इतना हमने जो भी यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज एजेंसी है उनको हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। अब हम लोग यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जैसे जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटेरिएट, इन सभी को हम लोग ब्रीफली देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए किया गया। और इसमें अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ 15 मेंबर्स 10 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 आर परमानेंट मेंबर्स। इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के लिए एक तरह से इलेक्ट किया जाता है बाय जनरल असेंबली मेंबर्स। मीन्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को किया जाता है, एक तरह से इनको इलेक्ट किया जाता है। एंड 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये हमेशा के लिए। आपको परमानेंट मेंबर्स का नाम पता होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया है,
मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है एंड चाइना, पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये 5 कंट्री है, ये परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जिनके कि 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब आप नेक्स्ट ये समझिए कि ये इनके डिसीजन से, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन से वो बाइंडिंग्स होते हैं। वे जो है ये इनके जो भी मेंबर्स है उन पे बाइंडिंग्स होंगे, और ये जो डिसीजन है ये आउट ऑफ 15 9 के मेजोरिटी से लिया जाता है। मीन्स अगर 9 मेंबर्स अगर मेजोरिटी दे देंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो भी रिजोल्यूशन है उनको पास किया जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो आप हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि इसके मेजोरिटी और इसके रेजोल्यूशन को पास करने का, इसमें जो भी परमानेंट मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स, इनके पास, इन सभी के पास वीटो पावर होता है। मीन्स अगर इनमें से कोई भी कंट्री, जो भी आपके परमानेंट मेंबर्स है उनमें से कोई भी कंट्री अगर रिजोल्यूशन से डिसएग्री हो तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। मतलब मीन्स प्रत्येक के पास वीटो पावर है। इतना आप समझ गए। चलिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसके अलावा हम लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर बात करें तो जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होंगे वे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे, पहला चीज़। एंड सेकंड वन, प्रत्येक मेंबर्स के पास एक वोट होगा और प्रत्येक वोट का वैल्यू बराबर होगा। एंड थर्ड वन, जो भी इंपॉर्टेंट की डिसीजन है जैसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के मैटर्स पे डिसीजन, अगर नए मेंबर्स को एडमिशन लेना है, और यूनाइटेड नेशंस के बजट के डिसीजन, इन सभी को 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है। इसके अलावा जो भी अदर्स मैटर्स होंगे इनको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाएगा, और इनके डिसीजन जो है वो एज ए रिकमेंडेशन लिया जाएगा। इनके डिसीजन से मेंबर स्टेट्स पे बाइंडिंग नहीं होता है, सिर्फ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। जनरल असेंबली के 5th कमेटी, मैं 5th कमेटी की बात कर रहा हूँ, तो जनरल असेंबली के 5th कमेटी का जो भी डिसीजन होगा वो मेंबर स्टेट्स पे बाइंडिंग होगा। और ये 5th कमेटी किस तरह के डिसीजन लेते हैं, तो ये 5th कमेटी जो भी बजट है, यूनाइटेड नेशंस के बजट रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। इसके बाद हम लोग सेक्रेटेरिएट को पढ़ेंगे। देखिए, सेक्रेटेरिएट का मेन काम है वो है कि जो भी यूनाइटेड नेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और ब्यूरोक्रेटिक वर्क है उन सभी को संभालना इसका मेन काम है। इसके लिए एक सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंटमेंट किया जाता है। और आप समझिए कि जो भी सेक्रेटेरिएट है और सेक्रेटरी जनरल का रोल है वो मेन रोल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक जो भी एक तरह से इसके ढांचा है उसको ये करना। समझ रहे हैं ना। चलिए, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी जनरल जिसको भी इलेक्ट किया जाएगा उसका टेन्योर 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। और आज के समय में अगर प्रेजेंटली बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट का। इतना हमने पढ़ लिया। इसके अलावा आप 4th पढ़िए, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए, इसका मेन वर्क है जो भी यूनाइटेड नेशन के सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं और इन्वायरमेंटल वर्क्स है उनको देखना। और इसमें टोटल 54 मेंबर्स है जिसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और प्रत्येक मेंबर्स का टर्म अगर देखें तो 3 साल का होता है, 3 ईयर्स का होता है। इतना आप समझ गए। 4th वन इज इंटरनेशनल, या IN कर लीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल ऑर्गन है। मेन जो आपको यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल ऑर्गन की बात करें तो ICJ है। और साथ ही साथ इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेग, नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। और आप समझ सकते हैं कि ये एक यूनाइटेड नेशन का, आप समझिए, एक मात्र एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके अलावा जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन है, जनरल असेंबली ले लीजिए आप लोग, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, स्टेटशिप काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, इन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। सिर्फ एक यही है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग, जो कि न्यूयॉर्क में नहीं है। और इसमें टोटल 15 जजेज होते हैं, टोटल 15 जजेज होते हैं, ठीक है। और जो है प्रत्येक को इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और इनको रिकमेंड करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, मीन्स दोनों के द्वारा। आप समझ सकते हैं, दोनों के द्वारा, क्योंकि जो भी जजेज है उनको रिकमेंडेशन उनका सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा किया जाएगा। और इसको जो इलेक्ट किया जाएगा वो जनरल असेंबली के द्वारा किया जाएगा। और 9 ईयर्स का टेन्योर होता है प्रत्येक जजेस का। तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया। एंड लास्ट वन जो हमारा बच गया वो बच गया ट्रस्टशिप काउंसिल। तो समझते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल क्या होता है। देखिए, इसका स्टेब्लिशमेंट 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर किया गया, ठीक है, जिसको कि आर्टिकल 13 में आप समझिए कि 11 ट्रस्टी टेरिटरीज थे। उस समय 11 ट्रस्टी टेरिटरीज थे। इनको क्या किया गया कि एक तरह से कहा गया कि जो भी जैसे यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे मेंबर स्टेट्स हैं, तो 7 मेंबर स्टेट्स के द्वारा इन 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को
एक तरह से उनका आप समझ एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि देखिए इनका मेन मोटो क्या था कि ये जो 11 ट्रस्टशिप ये है उनका एक तरह से आप समझिएगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 11 हो गया, इधर 7 हो गया, ठीक है। 11 हो गया तो उनको एक तरह से उनमें सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट जो है उनमें एक तरह से स्टेब्लिश करना था। और 1994 तक आते आते आप देखने को मिलेगा कि जितने भी इसके ट्रस्ट टेरिटरीज थे सभी को सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाता है, सभी को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। उसके बाद अब लास्ट समझिएगा, तो लास्ट टेरिटरी जो ट्रस्ट टेरिटरी था उसका नाम है पलाऊ। पलाऊ को सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाता है। और आज के समय में इस ट्रस्टशिप काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर, जो 5 परमानेंट मेंबर आप समझ सकते हैं P5 कंट्रीज, वही इसके मेंबर्स हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स और इसके साथ ही साथ इसके जो भी स्पेशलाइज ऑर्गन्स हैं उनको भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग आगे आज चलते हैं। हम लोग यूनाइटेड नेशन में इंडिया के रोल को समझने वाले हैं। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया एट यूएन मीन्स इंडिया के इंपॉर्टेंट रोल को यूनाइटेड नेशन में समझते। देखिए सबसे बड़ा आप एक समझ सकते हैं कि रिसेंटली अगर आप बात करें तो हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो उसके हेडक्वार्टर के रूप में टॉप में भारत ने गांधी सोलर पार्क, एक तरह समझ सकते हैं, एक सोलर सिस्टम को अरेंजमेंट किया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है भारत का कि ताकि सोलर पार्क को यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में इस्टेब्लिश करना, इंस्टॉल करना। इसके अलावा बहुत सारे इंडिया के रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इनके गोल्स को यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड चार्टर्स के गोल्स को एक तरह से इंप्लीमेंट कराने में इंडिया का बहुत ही योगदान रहा है। आप समझिए 1 जनवरी 1942, मैं डेट लिख रहा हूँ 1 जनवरी 1942। मैं एक स्लाइड निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। 1 जनवरी 1942 आप समझिएगा। तो मैंने आपको लीग ऑफ नेशन बता दिया और मैंने आपको बताया भी है कि लीग ऑफ नेशन एक पहला ऐसा कोई नेशन, यूनाइटेड नेशन एक पहला कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका स्टेब्लिशमेंट ह्यूमन एक तरह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए किया गया। इससे पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया, बट ड्यू टू मेनी रीजंस लीग ऑफ नेशन अनसक्सेसफुल हो गया। सेकेंड वन अटलांटिक चार्टर। इसमें आप समझिए कि यूनाइटेड नेशन एंड यूके, ठीक है, दोनों कंट्री जो है, दोनों एलाइड कंट्रीज एक साथ आते हैं और एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाने की कोशिश करते ताकि इंटरनेशनल पीस को ये किया जा सके। एंड आफ्टरवर्ड 1942 ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि आप समझिए भारत ने 1 जनवरी 1942 में डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस में एक तरह से उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। एंड इंडिया इज वन ऑफ द सेलेक्टिव मेंबर्स हु साइन डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इन वाशिंगटन DC एट अटलांटिक चार्टर, जिसमें कि अटलांटिक चार्टर को साइन किया गया। समझ रहे हैं ना? तो भारत का यहाँ पे योगदान आप समझ सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद देखिए डम्बल्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया 1943 में, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गए, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, ये सभी मिलके एक तरह से एक ढांचा तैयार करते हैं डम्बल्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद आप समझिए कि यहाँ पे कोई कंसेंसस नहीं बन पाता है। उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे कंसेंसस बनता है। एंड एट लास्टली सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस के सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। एंड 26 जून 1945 में भारत ने यूनाइटेड नेशन चार्टर में साइन किया। एंड आफ्टरवर्ड आप देखिएगा कि अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन का स्टेब्लिशमेंट होता है। तो इंडिया का रोल आप यूनाइटेड नेशन में समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि इंडिया यूनाइटेड नेशन का सारे प्रिंसिपल्स को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, जितने भी उसके एम्स है उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करता है इंडिया। ये तो आप समझ सकते हैं। और इंडिया की आज़ादी आप समझिएगा तो 15 अगस्त 1947 में होता है। इंडिया एक तरह से कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ता है, एक तरह से एपार्थाइड के खिलाफ इंडिया का फाइट है। तो इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल यूनाइटेड नेशन में जितने भी नेशंस कंट्रीज है उनको डिकोलोनाइज करने में है, एपार्थाइड के खिलाफ लड़ने में है, और इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। 1955 में आपको पता होगा कि अफ्रीको एशियन कॉन्फ्रेंस होता है बांडुंग इंडोनेशिया में। अगर आपने नाम पढ़ा होगा, मैं एक अलग लेक्चर्स आप लोग के लिए लाऊंगा नॉन अलाइड मूवमेंट का, उसमें हम लोग बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, इनको पढ़ने वाले कि किस तरह से नॉन अलाइड मूवमेंट का एक तरह से इवोल्यूशंस होता है और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं कि अफ्रीको एशियन कॉन्फ्रेंस में इंडिया का एक्टिवली प्रेजेंट होता है, जो कि 1955 में इंडोनेशिया में होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि इंडिया एक तरह से डिकोलोनाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक्टिव रहा है। तो इंडिया एक तरह से पर्सन से जिनका नाम है मिस्टर CS झा, मिस्टर CS झा, ये एक तरह से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं यूनाइटेड नेशन के चेयरिंग का।
ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिकोलाइजेशन कमेटी के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन चेयरिंग। ये आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन डिकोलाइजेशन कमेटी के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के तौर पे मिस्टर CS झा को बनाया जाता है। पहला चीज़ हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नॉन अलाइड मूवमेंट में भारत फाउंडिंग मेंबर है और बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो 1961 में होता है उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है, ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए इक्विटेबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेब्लिश किया जा सके। इसके साथ ही साथ आप समझिए तो मिस्टर अर्कोट रामास्वामी मुदलियार, ठीक है, मिस्टर अर्कोट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, मिस्टर अर्कोट रामास्वामी मुदलियार। देखिए ये जो है मैंने आपको एक प्रिंसिपल ऑर्गन्स बताया था, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। जो आपको मैंने बताया, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप लोग वेट कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, ये जो आपको ऑर्गन्स दिख रहा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे मिस्टर अर्कोट रामास्वामी मुरलीधर जो कि 1946 में बनते हैं, उनको पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत का रोल रहा है यूनाइटेड नेशन में। इसके अलावा मिसेज हंसा मेहता, ये मिसेज हंसा मेहता है, ये एक तरह से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में इंडिया के डेलीगेट्स 1947 टू 1948 के बीच रहते हैं और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन में, क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उनके जो एक आर्टिकल 1 पढ़िएगा ह्यूमन राइट्स का, उसमें लिखा हुआ था पहले कि ऑल मैन्स आर क्रिएटेड इक्वल, ठीक है, उसको उन्होंने चेंज किया और उनको चेंज करके ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। आप समझ सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी को उन्होंने हाईलाइट किया, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा था ऑल मैन्स आर क्रिएटेड इक्वल, तो इस मेंस टर्म को हटा के उन्होंने ऑल ह्यूमन बींग्स किया, मीन्स इसमें वोमेन्स को भी एक तरह से इसके दायरे में लाया गया। तो इसमें जो है मिसेज हंसा मेहता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन में एंड जेंडर इक्वलिटी में। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट भारत का रोल रहा। इसके अलावा आप इनको देखिए, सी इज मिसेज लक्ष्मी मेनन, ये इंडिया के थर्ड कमेटी 1948 के डेलीगेट से रहती है और इन्होंने नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए सेक्स के बेस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके खिलाफ उन्होंने एक तरह से यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठाया एंड सी इज इन फेवर ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स। ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा वन मोर लेडी, हर नेम इज मिसेज विजया लक्ष्मी पंडित, मिसेज विजया लक्ष्मी पंडित, मैं लिख रहा हूँ मिसेज विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। ये फर्स्ट वोमेन रहती है जिसको कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फर्स्ट वोमेन आप समझ सकते हैं, फर्स्ट वोमेन, ठीक है, जिसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक तरह से प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया जाता है। तो भारत का योगदान एक तरह से वोमेन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज है इनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो भारत का रहा है, क्योंकि भारत ने अप्रोक्सीमेटली 2,51,000 ट्रूप्स यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए दिए हैं। और इसके साथ ही साथ अगर सेक्रीफाइस की बात करें तो 173 इंडियन पीस कीपर्स जो है वो एक तरह से यूनाइटेड नेशन के मिशंस को सर्व करते हुए सेक्रीफाइस कर गए। तो यूनाइटेड नेशंस का रोल भी देख सकते हैं, इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। और इंडिया हैज लॉस्ट मोर पीस कीपर्स देन एनी अदर मेंबर स्टेट्स, समझ रहे हैं। तो ये एक तरह से इंडिया का रोल समझ सकते हैं। यही एक तरह से रीजन है, आप समझ सकते हैं कि इंडिया को रिसेंटली इलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अलावा केनिया, आयरलैंड, नॉर्वे एंड मैक्सिको, इन 5 कंट्रीज को भी इलेक्ट किया गया है। और भारत की बात करें तो जितने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर स्टेट्स हैं उनमें से 192 वैलिड वोट्स में से भारत को 184 वोट्स मिले हैं। तो भारत का रोल आप समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। इसके अलावा 2007 में, 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, 2007 में भारत एक पहला कंट्री बना यूनाइटेड नेशन का जिसने ऑल वोमेन कंटिजेंट, ठीक है, लिबिया के जो पुलिस यूनिट है उसमें भी डिप्लॉय किया अपना। भारत ने डिप्लॉय किया ऑल वोमेन कंटिजेंट, मीन्स महिलाओं का पहला कंटिजेंट जो है वो लिबिया में एक तरह से उन्होंने डिप्लॉय किया। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत
के वोमेन्स ऑफिसर्स यूनाइटेड नेशन में एक रोल मॉडल की तरह उभर के सामने आए। साउथ साउथ कोऑपरेशन में भी भारत का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक तरह से फुलफिल करने में के लिए भी भारत ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। 2014 में, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 में नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के रिसेंटली पीएम है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एड्रेस किया और 11 दिसंबर, और उन्होंने एक तरह समझिए तो योगा को एक तरह से उन्होंने ब्राउट किया, वहाँ पे लाया। योगा के बारे में उन्होंने नेशंस को बताया, वर्ल्ड को बताया कि योगा किस तरह से भारत में एक तरह से फेमस है और किस तरह से आप लोग योगा के थ्रू आप लोग अपने हेल्थ को एक तरह से अच्छा रख सकते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने 11 दिसंबर 2014 में, ठीक है, ये डिक्लेयर किया, प्रोक्लेम किया कि 21 जून से अब से हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। और इसके अलावा इन्वायरमेंट में भी भारत का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत का योगदान रहा है। और मैंने आपको अब पिछले भी बार बताया कि यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, उसके रूप में गांधी सोलर पार्क भारत ने इंस्टॉल किया है। और एक तरह से नरेंद्र मोदी को, जो कि भारत के रिसेंट पीएम है, उन्हें इंटरनेशनल चैंपियन अवार्ड के तौर पे एक तरह से सेलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसके अलावा आप अगर जितने भी एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स है उनका अगर आप डीआर्मामेंट की बात करें तो भारत उसके लिए बहुत ही हमेशा तत्पर रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में भारत की अगर आप यूनाइटेड नेशन में अगर आप लोग भारत के कमिटमेंट की बात करें तो भारत का कमिटमेंट बहुत ही ज़्यादा रहा है। भारत का कहना है कि विश्व जो है वसुंधकम कुटुंबकम है, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ये पहला हुआ। और इंडिया जो है वो स्टैंड करेगा मल्टीलेटरलिज्म को, रूल ऑफ लॉ को एंड फेयर एंड इक्विटेबल इंटरनेशनल सिस्टम को। इसके अलावा भारत ने नॉर्म्स दिया है, NORMS, ये एक तरह से समझिए न्यू ओरिएंटल फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। इंडियाज कैंडिडेचर टू सिक्योरिटी काउंसिल इज अ कमिटमेंट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव सॉल्यूशंस टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मीन्स पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। भारत ने एक तरह से जो भी मल्टीलेटरल है वो अप्रोच रखा है यूनाइटेड नेशंस में, और साथ ही साथ ह्यूमन टेक्नोलॉजी को, एक टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमन टच, ताकि टेक्नोलॉजी ह्यूमन टच में आ सके, उसके लिए रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन ज़्यादा सफ़र न करे, इनहेंसिंग ईज ऑफ लिविंग एंड बिल्ड रिजाइलेंट कम्युनिटीज, इन सभी के लिए भारत एक तरह से कमिटमेंट है। और साथ ही साथ जो भी मल्टीलेटरलिज्म है कोविड-19 के एरा में, उन्होंने कहा है कि हम लोग रिफॉर्म करेंगे और भारत का योगदान इसमें रहेगा। इस तरह से अब भारत का योगदान आप समझ सकते हैं यूनाइटेड नेशन में। तो दिस वन इज द एंड ऑफ वीडियो। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीज़ें को यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।